इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ स्याही से नहीं, बल्कि बलिदान के लहू से लिखी जाती हैं। आज हम बात करेंगे साहस, सम्मान और एक ऐसी रानी की जिसने एक विशाल साम्राज्य के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये है रानी दुर्गावती, सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक। एक ऐसी वीरांगना जिसने एक अजेय मानी जाने वाली शक्ति के खिलाफ अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि उस एक पल के फैसले की है जो एक इंसान को हमेशा के लिए अमर बना देता है। तो बात है साल 1550 की। अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती अपने छोटे से बेटे वीर नारायण की संरक्षिका बनकर सिंहासन पर बैठीं और यहीं से शुरू हुआ गढ़ साम्राज्य का स्वर्ण युग। उन्होंने न सिर्फ शांति और व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि अपनी प्रजा के लिए रानीताल जैसे बड़े बड़े जलाशय भी बनवाए। सोचिए कितनी दूर की सोच थी उनकी। उन्होंने अपनी राजधानी को सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसे चौरागढ़ के मजबूत किले में शिफ्ट किया। इतना ही नहीं, मालवा के सुल्तान बाज बहादुर के हमलों को भी कई बार नाकाम किया। उनके राज में गोंडवाने खुशहाल और सुरक्षित राज्य बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, खुशहाली पर अक्सर ताकतवर पड़ोसियों की नज़र पड़ ही जाती है। साल 1562 में सम्राट अकबर के मुगल साम्राज्य ने मालवा को जीत लिया और अब मुगल साम्राज्य की सीमा सीधे गोंडवाना से आ लगी थी। टकराव होना अब बस कुछ वक्त की बात थी। ये लड़ाई बराबरी की तो बिल्कुल नहीं थी। देखिए, एक तरफ थी रानी दुर्गावती की करीब 2000 सैनिकों की सेना जिनके पास पारंपरिक हथियार थे, और दूसरी तरफ था आसफ खान जिसके पास 10,000 से ज्यादा फौज और उस वक्त की सबसे आधुनिक तोपें थी। ये एक नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई थी। गोंडवाना की दौलत से ललचाकर मुगल जनरल आसफ खान ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। अब रानी दुर्गावती एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां उनका एक फैसला उनके राज्य और उनके सम्मान का भविष्य तय करने वाला था। उनके सलाहकार ने उन्हें मुगल सेना की ताकत का अंदाजा दिया और समझाया कि लड़ना सही नहीं होगा। सलाह बिल्कुल तार्किक थी। उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था जिंदगी का, लेकिन अपमान और गुलामी के साथ, और दूसरा रास्ता था सम्मान का, लेकिन उस रास्ते पर मौत खड़ी थी। और रानी ने अपना रास्ता चुन लिया। उनके वो शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं, अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है सम्मानपूर्वक मर जाना। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐलान था। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रानी ने तय किया कि अगर लड़ना ही है तो अपनी शर्तों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने युद्ध के मैदान के लिए नरई घाटी को चुना, एक ऐसी तंग जगह जो एक तरफ पहाड़ियों और दूसरी तरफ गौर और नर्मदा नदियों से घिरी थी। ये वो जगह थी जहां रणनीति संख्या पर भारी पड़ सकती थी। पहले दिन रानी की रणनीति पूरी तरह कामयाब हुई। उनकी सेना ने मुगलों को बुरी तरह हराया। उसी रात रानी ने कहा कि हमें रात में ही दुश्मन पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन उनके सेनापतियों ने मना कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती साबित हुई। अगली सुबह आसफ खान भारी तोपों के साथ वापस लौटा। रानी के बेटे वीर नारायण ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए मुगल सेना को 3 बार पीछे खदेड़ा, लेकिन आखिर में वो खुद घायल हो गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब लड़ाई का पासा पूरी तरह पलट चुका था। बहादुरी के बाद भी हार सामने दिख रही थी। कहानी का यह हिस्सा सबसे दर्दनाक है, जहां एक रानी अपने आखिरी पलों का सामना करती है। अपने हाथी सरमन पर सवार होकर वो लड़ रही थीं कि तभी 2 तीर रानी को लगे, एक उनके कान के पास और दूसरा उनकी गर्दन में। वो बेहोश हो गईं। जब होश आया तो उन्होंने देखा कि लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है। उनके महावत ने उन्हें मैदान छोड़कर भागने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पकड़े जाने और अपमानित होने की बजाय उन्होंने वही चुना जो उन्होंने शुरू में कहा था, सम्मान की मौत। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने अपनी ही कटार से खुद को समाप्त कर लिया। उन्होंने हार नहीं, शहादत को चुना। रानी की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि ये एक अमर गाथा की शुरुआत थी। उनके इस बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया और एक रानी से कहीं ज्यादा एक देवी के रूप में लोगों के दिलों में बसा दिया। आज भी 24 जून का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके साहस और त्याग को याद करने का दिन है। यहाँ तक कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी उनके सम्मान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। पर उनकी असली विरासत किताबों में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में है। गोंडी लोकगीतों में वो सिर्फ एक रानी नहीं है,
वो तो देवी दुर्गा का ही एक रूप बन जाती हैं, जो हाथ में तलवार लिए अपनी धरती की रक्षा कर रही हैं। इतिहास मिथक में बदल गया और रानी एक देवी बन गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक लड़ाई हारने या जीतने की बात है, या फिर ये उस सिद्धांत के लिए खड़े होने का साहस है जो इतना ताकतवर है कि वो एक रानी को देवी बना देता है और उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर देता है?